नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक कथाधारा से पाठ 1 उसने कहा था कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय हम पढ़ लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई थी। उनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियाँ भी लिखी। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कंठाव आदि इनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया एवं वे नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 29 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। अब मैं आपको पाठ परिचय समझाने जा रही हूँ। उसने कहा था एक जिज्ञासात्मक कहानी है। उसने शब्द यहाँ किसके लिए आया है, वह उसने क्या कहा था, यह जानने की जिज्ञासा पाठकों के मन में पाठ के अंत तक बनी रहती है और पाठ के अंत में इस पाठ के शीर्षक की सार्थकता भी सिद्ध होती है। पूरी कहानी फ्लैशबैक में फिल्म की तरह प्रस्तुत की गई है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध जो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इस युद्ध में भारतीय सेना अंग्रेजों की ओर से जर्मनी से युद्ध कर रही है। इस युद्ध में कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह सैनिक के रूप में और हजारा सिंह सूबेदार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लहना सिंह के निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठता से ही इस कहानी की शुरुआत होती है और इस कहानी का अंत लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग अर्थात बलिदान पर समाप्त होता है। अब हम कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं। इक्के गाड़ी वालों का अर्थ होता है तांगे वाले। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट भी तांगे वाले को ही कहेंगे, वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते, कभी अपने पैरों की अंगुलियों के पोरे का मतलब होता है किनारे को चींथ कर अपने को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि का अर्थ होता है दुख, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। नाक की सीध में चलना भी सीधे सीधे जाना। शहर की जो सड़कें होती है वो सीधी होती है। तब अमृतसर के उन्हीं की बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का पहाड़ उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह का अर्थ होता है बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटो खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में से राह खेते हैं का मतलब होता है निकाल लेते हैं। खोमचे का अर्थ होता है ठेले वाले। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करते हुए। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा करमा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं। समष्टि यानी इस संपूर्ण वाक्य में ये अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। देखिए
प्रस्तुत अंश में अमृतसर की चौक बाज़ार में तांगे वालों की चर्चा करते हुए कहानीकार कहते हैं कि यहाँ के तांगे वालों की मधुर बोली अन्य बड़े शहरों के तांगे वालों की तुलना में अधिक मिठास से भरी है। वे सड़क पर चलने वालों को जी और साहब जैसे शब्दों से संबोधित करके सामने से हटने के लिए कहते हैं, जबकि अन्य बड़े बड़े शहरों में तांगे वाले अपने मार्ग में आने वाले लोगों से कटु वाक्यों में हटने के लिए कहते हैं। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर, बम्बू काट का अर्थ होता है तांगा, तांगे वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूथने में, सूथने का अर्थ होता है सलवार, से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूँथ रहा था। गूँथ का अर्थ होता है जूझना, जो शेर भर गीले पापड़ की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ हैं? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिए की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाज़ार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही दत्त मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में यानी मजाक में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं? यह रेशम से कड़ा हुआ शालू, शालू का अर्थ होता है शाल या दुपट्टा। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। मोरी का अर्थ होता है नाली। एक छाबड़ी वाले यानी ठेले वाला, दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। इस अंश में बताया गया है कि बालक लहना सिंह इसी अमृतसर के बाज़ार में अचानक एक तांगे के नीचे आने से एक लड़की को बचा लेता है। तब तक दोनों अपरिचित होते हैं और यहीं से इन दोनों का परिचय शुरू होता है। एक दुकानदार अन्य ग्राहक को सौदा देने में व्यस्त है, इसीलिए दोनों को आपस में बातचीत करने का समय मिल जाता है। लड़का उस दुकान पर अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की बढ़िया लेने आई थी। दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे का पता पूछ लेते हैं। दुकानदार से सामान लेकर दोनों थोड़ी दूर तक साथ साथ चलते हैं। लड़के के मन में प्रेम का भाव जागृत होता है और वह लड़की से पूछ बैठता है, क्यों तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। तेरी सगाई हो गई? लड़की धत्त कहकर शर्माकर भाग जाती है। 1 महीने तक वे अचानक किसी न किसी दुकान पर मिल जाते थे और लड़का वही अपना पुराना प्रश्न दोहराता, तेरी सगाई हो गई? तो एक दिन लड़की ने उसे चिढ़ाते हुए उसने कह दिया, हो गई। तो लड़का निराश हो गया। देखो, मनोविज्ञान के अनुसार भी यदि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है ना, तो झुंझुलाहट आती है। तो लड़के को भी इसी तरह से झुंझुलाहट हुई, दुख हुआ और घर जाते समय उसने अस्वाभाविक हरकतें करी। अब जैसे अस्वाभाविक हरकतें कैसे करना, जैसे किसी लड़के को नाली में ढकेल दिया, किसी ठेले वाले का ठेला पलट दिया तो उसकी दिन भर की कमाई उसने खो दी,
किसी कुत्ते को पत्थर मार दिया। इस तरह से उसने अस्वाभाविक हरकतें करी। भाग 1 समाप्त हुआ। अब भाग 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई हैं। खंदक का मतलब होता है खाई, बड़ी खाइयाँ जो होती है खंदक कहलाती है। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और में है और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी का मतलब होता है छिपे हुए गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। जलजला का अर्थ होता है भूकंप। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। इस अंश में फ्रांस के युद्ध क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भारतीय सैनिक खाइयों में छिपे हुए हैं। तेज सर्दी के साथ वर्षा और बर्फबारी हो रही है जिससे खाइयों में कीचड़ हो गया और जर्मनी सेना बाहर गोले बरसाई जा रही है जिस कारण खाई दहल जाती है। खाई से बाहर निकलते ही गोली लगने का डर है, इसीलिए भारतीय सैनिक जो है खाइयों में छिपे हुए हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी। रिलीफ का अर्थ होता है आराम। और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये 7 दिन का युद्ध है जिसमें 4 दिन खंदक में इनके बीत चुके हैं और 3 दिन बाद इनको आराम आ जाएगा। 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी फिर इनकी। तब वे कह रहे हैं कि इंग्लैंड की महारानी के महल में हमें अच्छा खाने पीने को मिलेगा, है ना, और हम उनको पैसा भी देते हैं खाने पीने के, तो वह नहीं लेती। वो ये कहती है कि तुम तो राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं जपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इस पंक्ति का आशय है कि अगर घोड़े को घुमाए नहीं तो वह अड़ियल हो जाता है। इसी प्रकार यदि सिपाही को युद्ध के मैदान में लड़ने का अवसर न मिले तो वह आलसी हो जाता है, जोश उसमें ख़त्म हो जाता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। मार्च का मतलब होता है युद्ध। संगीन एक प्रकार का नुकीला अस्त्र होता है जिसे बंदूक के मुंह पर लगाकर चलाया जाता है। तो लहना सिंह कह रहा है कि मुझे तो युद्ध करने का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहेंगे। पाजी का मतलब होता है दुष्ट। किसके लिए कहा गया है? जर्मन वालों के लिए। पाजी कहेंगे। कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ लेते हैं। कलों के घोड़े किसको कहा है? ये बड़ी जाति के लोग अर्थात जर्मन वालों के लिए कहा है। जो हम यदि बंदूक पर संगीन जब चढ़ाते हैं तो वे चिल्लाने लगते हैं, मुंह फाड़ देते हैं अर्थात चिल्लाने लगते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं और हमसे दया की भीख मांगने लगते हैं। यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमांड दिया, नहीं तो क्या कहना चाह रहा है, नहीं तो मैं उन्हें अपने देश से बाहर निकाल कर रहता, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों हड्डियों में जाड़ा धस गया है। जाड़ा का अर्थ क्या होता है? सर्दी, अर्थात सर्दी, तेज सर्दी के कारण हड्डियां जो है अकड़ गई है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से
चंबे की बावलियों कैसे सोते जल रहे हैं। और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावली, बावली का मतलब होता है बावड़ी, सोते का अर्थ होता है जरने, अर्थात बाहर वर्षा हो रही है और उस कारण खाई में झरने के जैसा पानी अंदर गिर रहा है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। यदि हमें युद्ध करने का हुक्म हो जाए तो शरीर में कुछ गर्मी तो आ जाए। उद्यमी, उद्यमी का अर्थ होता है शरारती। ऊठ सिगड़ी में कोले डाल, कोले का मतलब होता है कोयले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दें। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। पलटन का अर्थ होता है सेना, विदूषक का अर्थ होता है जो हंसाने वाला होता है, वो विदूषक। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। पाधा का अर्थ होता है पुरोहित। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, तर्पण का मतलब होता है तृप्त करना। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल फट गए। वजीरा सिंह जो था वह सेना का विदूषक था और वह मजाक करके सेना में लोगों को हंसाया भी करता था। लेना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। किसने कहा? सूबेदार ने कहा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे? यानी लहना से कह रहा है कि अपनी पत्नी को भी तुम यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम, या फिर वही इंग्लैंड की महारानी। सूबेदार, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ऑटो में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। अच्छा, बोधा सिंह कैसा है? सूबेदार लहना सिंह से पूछ रहे हैं कि बोधा सिंह कैसा है। तो लहना सिंह कह रहा है अच्छा है। जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उससे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम मांदे पड़ न जाना। मांदे का अर्थ होता है बीमार। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है और नमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे का अर्थ होता है स्वर्ग। तो यहाँ पर सूबेदार लहना सिंह को कह रहे हैं कि मुझे सब पता है कि तुम मेरे पुत्र बोधा सिंह की किस तरह से देखभाल कर रहे हो। बोधा सिंह को बुखार हो चुका है ठंड के कारण, और तुम जो है अपनी कंबल बोधा सिंह को उड़ाते हो और तुम सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। कौन कह रहा है? सूबेदार लहना सिंह को कह रहा है। और उसके पहरे के समय तुम पहरा देते हो और उसे अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर सुलाते हो और खुद कीचड़ में रहते हो। कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ, और यदि बीमारी से तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हें कोई स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। तब लहना सिंह कहता है, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खड्ड के किनारे मरूंगा। बुलेल पेड़ का नाम है। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी।